नमस्कार साथियों, सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन डीएस सैनी चैनल पर। सभी साथियों, आपको हिंदी साहित्य इतिहास की श्रृंखला चल रही है। बहुत ही शानदार तरीके से अपन हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं और बहुत आनंद आपको आ रहा है। आपके कमेंट, आपके व्यूज बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और इससे मुझे बहुत ज़्यादा पुनर्बलन मिल रहा है। थोड़ी सी की कमी ये है सर कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आज चेक किया चैनल को तो ये लग रहा है कि करीबन 50 से 55% लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब किए ही पढ़ रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है मुझे भी। तो साथियों, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें कैसी क्लास आपको लग रही है। तो मेरा ये स्लोगन आप सभी को पता है, आओ साथियों करें दमदार तैयारी। और हिंदी साहित्य इतिहास की तैयारी अपन कर रहे हैं बड़े शानदार तरीके से। कोई सी भी परीक्षा के लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी यूपी की एग्ज़ाम हो, चाहे कोई एमपी की एग्ज़ाम हो, चाहे वो केवीएस की हो, चाहे वो डीएसएसबी की हो, चाहे एनवीएस की हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, नेट हो, सेट हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास आपकी सभी श्रृंखला है पूरी इतिहास की, वो शानदार तरीके से चल रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार चीज़ को बिना वक्त खराब किए हुए। आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और निश्चित रूप से मेरा हर वीडियो ये कहता है मुझसे अंदर से कि यहाँ से एक प्रश्न जरूर से ज़रूर आने वाला है हर क्लास में से। एक आ जाए, दो आ जाए, ज़्यादा आ जाए तो कोई खास बात नहीं, लेकिन एक तो आने वाला ही है, ये फिक्स है। हर क्लास में से मैं ये लेकर के आपके सामने चल रहा हूँ। रीतिकाल से संबंधित प्रमुख पंक्तियाँ अपन देखेंगे। आपने पहले इससे पहले वाली क्लास में पढ़ ली है भक्ति काल से संबंधित पंक्तियों को आपने पढ़ा है। और आज मैं रीतिकाल से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। यहाँ से कोई सी भी परीक्षा में, बड़ी से बड़ी परीक्षा में, छोटी से छोटी परीक्षा में यहाँ से सवाल आता ही है। तो साथियों, आप सभी को सहयोग देना है, मुझे सहयोग की आवश्यकता है। सब्सक्राइब शेयर करना है, थोड़ा सा आपका चैनल ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, 10-1 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं इस चैनल को आपको सीधा समर्पित कर दूंगा। आपको लाइव क्लास लूँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कराऊंगा, कई सारी चीज़ें आपकी सुविधाएं बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा सहयोग आपका आवश्यक है। साथियों, अपन पढ़ना चालू करते हैं बिना वक्त को खराब किए। ये प्रमुख पंक्तियां हैं आपकी, और ये जो पंक्ति है ये मैं बार बार आपको केशव दास की पंक्ति है, ये ध्यान रखेंगे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सैवरन सरस सवरंत भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मीत। ये आपको जब मैंने पिछली क्लास में एक अलंकार पढ़ाया था, श्लेष अलंकार, और श्लेष अलंकार में मैंने आपको बताया था कि एक शब्द को हम अनेक अर्थों में बदल सकते हैं। भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मीत, यहाँ भूषण आभूषण है, कविता के अर्थ में यहाँ पर वर्ण है, वनिता के अर्थ में आभूषण है, मित्र के अर्थ में है ये मित्रता है। तो आप देखेंगे यहाँ श्लिष्टि पदई अनेकार था, एक पद के अपन अनेक अर्थ लेते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है। श्लेष अलंकार में मैंने आपको ये पढ़ाई है। और केशव दास की ये पंक्ति बहुत ही ज़्यादा फेमस है रीतिकाल में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं केशव दास, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो केशव दास है वो रीतिकाल के प्रवर्तक भी है, और उन्होंने पंक्ति लिखी है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सैवरन सरस सवरंत भूषण बिनु ने बिराजही कविता वनिता मीत। तो इसको मैंने आपको जब अलंकार पढ़ाया पूरा खोल के मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैं अर्थों पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको पंक्तियां याद करनी है, अर्थ वहां पर नहीं पूछने वाला है। जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो पूरा अर्थ सहित पढ़ाऊंगा, छंद पढ़ाऊंगा तो अर्थ सहित पढ़ाऊंगा। तो पंक्तियां किसकी है? केशव दास की है, याद कर लेना है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मोस्ट आप ये दोनों में तो कम से कम ये ज्यादा मोस्ट है। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदास, एक गंग कवि और तुलसीदास के बारे में कहा है। गंग कवि और तुलसीदास के बारे में कहा है कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। अच्छे कवियों के सरदार बन गए हैं कौन कौन? तुलसीदास और गंग कवि। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, और इनके काव्यों में विविध प्रकार की भाषाओं को देखने, विविध प्रकार की भाषाएं आपको देखने को मिलती है। इसलिए कहते हैं कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, अच्छे कवियों के सरदार बन गए हैं। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये
जो ने कितनी बार, नीचे वाली पंक्ति नहीं आती है, केवल ये एक पंक्ति वो उठा करके पूछता है कि तुलसी गंग दो वहे सूकबिन के सरदार, ये पंक्ति किसकी है। सीधा सीधा आपको सवाल पूछेगा तो आपका जवाब होगा भिखारी दास। कौन सा होगा? भिखारी दास। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट पंक्ति है, मैंने आपसे कह दिया अति महत्वपूर्ण पंक्ति है। सीधा ही पूछेगा तुलसी गंग दो वहे सूकबिन के सरदार, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? भिखारी दास के द्वारा। और भूषण बिनु न बिराजे, इसमें भी ज्यादातर ये पंक्ति पूछता है, ये पंक्ति इसमें पूछता है, भूषण बिनु न बिराजे कविता बनीता मीत, ये पंक्ति किसकी है? तो आचार्य केशवदास की है। क्लियर है दोनों पंक्तियां? अगला पंक्ति देखेंगे साथियों, आगे के कवि रीजी है तो कविताई, और न तो राधा का नाई सुमरन को बहानो है। ये पंक्ति भी भिखारी दास की बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, बहुत ज्यादा बार पूछी गई। अगर आप पिछले पेपरों को उठाकर देखोगे तो आपको निश्चित रूप से ये पंक्तियां जो मैं पढ़ा रहा हूं वो देखने को मिलेगी। और नई पंक्तियां भी मैंने यहाँ जोड़ी है, पिछली तो आई है जो आई है, करीबन 20 से 25% पेपर में पिछले प्रश्न भी होते हैं, तो इसलिए हमको पिछले पेपरों को भी पढ़ना आवश्यक होता है। तो आगे के कवि रीझे हैं तो कविताई है ना, आगे के कवि रीझ गए हैं यानी वो मान गए हैं तो कविता बन जाएगी। न तो राधा का नाई सुमरन को बहानो है, नहीं तो राधा को और कान्हा को सुमरने का क्या है? बहाना है। ये पंक्ति भी किसकी है? भिखारी दास की है। और तुलसी गंग दो वहे सूकबिन के सरदार, ये भी पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है। क्लियर है ना दोनों पंक्ति? तो आप ध्यान रखेंगे, ये भिखारी दास की दोनों दो पंक्तियां बार बार में पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। नवरस सब संसार में, और देखो यहां पर नवरस है ये मिला हुआ है, और यहां नव रस अलग अलग है। तो देखिए, नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार श्रृंगार रस युगल सार श्रृंगार, ये जो पंक्ति है ये आपकी सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है, ऊपर वाली पंक्ति को पूछता है बार बार में कि नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, ये पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? देव की है, रीतिकालीन कवि देव। क्लियर हो जाएगी? तो आपको ये पंक्तियां एक एक अच्छे तरीके से रट डालनी है, सीधी ही परीक्षा में पंक्तियां आती है साथियों। अगली पंक्ति पर अपन चलेंगे, क्योंकि अपन को क्लास इतनी बड़ी नहीं बनानी है। अब इसको मैं लिखता तो आधी पौन घंटे की क्लास बन जाती यही, और लिख कर दे रहा हूं आपको तो ये बहुत जल्दी क्लास, आपको आपका टाइम बच रहा है। हालांकि मेरा तो नुकसान है, लेकिन आपका टाइम, मैं आपका हित देखते हुए आपका टाइम बचा रहा हूं, इसलिए मैं इसको पहले ही लिख दिया है। नहीं मैं लिखता इसको, फिर बताता, फिर अर्थ समझाता, तो यही पंक्ति आपकी 1 घंटे की बन जाती। तो 1 घंटा मैं आपका क्यों खराब करूं? ध्यान रखें। देखिए, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गौराई, चारों तरफ से अंगन की गौराई यानी गोरापन झलक रहा है। कुंदन को रंग भी फीका लगता है। कुंदन, ये किसी नायिका के बारे में वर्णन किया है मतीराम ने। कुंदन को रंग यानी कुंदन यानी सोने का रंग भी फीका लग रहा है, यानी कमजोर लग रहा है। किसके? नायिका के अंगों की गोरेपन के आगे, यानी कुंदन का रंग भी फीका लग रहा है। ये किसने कहा है? तो मतीराम ने कहा है। तो कुंदन को रंग फीको लगे यानी सोने का रंग भी फीका लग रहा है, झलके अति बहुत ज्यादा झलक रहा है, अंग यानी अंगों की, चारु गौराई, चारु यानी सुंदरता, गौराई यानी गोरवर्ण की। ठीक है, तो चारों तरफ से सुंदरता झलक रही है उस नायिका की। इसका वर्णन किया है किसने? मतीराम ने। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। सभी पंक्तियां जो मैंने छांट करके आपको सामने लिखी है ये बिल्कुल अति महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो किसकी है? मतीराम की। जहां भी नायिका की सुंदरता का ये वर्णन जो किया है, यानी सारे अंग ही उसके सुंदर लग रहे हैं, कुंदन का रंग भी फीका लग रहा है, मतीराम है। फागु के भीर अबीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये उस टाइम पर जब होली खेल रहे थे, तो उस टाइम पर फागु का मतलब फागुन का महीना है, होली खेलने के वक्त के समय का ये वर्णन है कि फागु की भीड़ में, यानी होली जब खेल रहे थे उस भीड़ में अभीरन में गई, यानी अभीरन की जो लड़कियां थी वो गई यानी पकड़ ले गई गोविंद को भीतर, है ना। वो गोविंद को भीतर पकड़ करके ले गई और उसके गुलाल मसड़ दी, गोविंद श्री कृष्ण। ठीक है, तो फागु के भीर अबीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, तो ये गोरी यानी ये नायिका है यहाँ पर होली खेलने वाली, तो ये कृष्ण भगवान को पकड़ करके अंदर ले गई है और गुलाल लगा दिए, चेहरे पर रंगीन बना दिया है। तो वो किसने कहा? ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। बहुत ही अच्छी पंक्ति है, बहुत आनंद देने वाली पंक्ति है। क्लियर है? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये किसी नायिका की आंखों का वर्णन है। अमी हलाहल, अमृत, हलाहल जहर जैसे भरा है, यानी अमी हलाहल, हलाहल जहर,
अमीय अमृत मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, और उसकी आंखों में जो नशा भरा हुआ है किसी नायिका का, उसका वर्णन यहाँ किया है रसलीन ने। बहुत ही अच्छी पंक्तियां, ये बहुत ज्यादा बार ये पंक्तियां आपकी पूछी जाती है। तो अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये आंखों का, उनकी नशीली आंखों का वर्णन है नायिका का। तो ये किसने कहा है? रसलीन ने। कुंदन को रंग फीको लगे मतीराम, फाउकी भीर अबीरन में गई, गोविंद भीतर ले गई गोरी, ये पद्माकर है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये पंक्ति किसकी है? रसलीन की है। शानदार है, बहुत ही गजब है साथियों। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं अपन। कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन, ये पंक्ति है, ये अलग अलग पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन, ये आलम है, और एक रंगरेजिन थी, और रंगरेजिन, और शायद मुझे इतना ही ध्यान है कि उसका नाम भी सुजानी था। कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन, तो ये एक रंगरेजिन थी दुपट्टा रंगने वाली, उसके पास में आलम ने एक दुपट्टा भेजा रंगने के लिए। ये मुसलमान थे, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था आलम ने। तो उसकी कमर पतली थी, एकदम मासूम, एकदम जो होती है लड़कियों की जो सुंदरता उससे झलकती है। तो उस कमर को देख करके उस रंगरेजिन को, और आलम ने लिखा कनक छुरी सी कामनी। कनक यानी सोने जैसी छुरी, छुरी यानी पतली, कामिनी हे स्त्री, हे कामिनी तेरी ये जो कनक छुरी सी जो ये कमर है, काहे को कटी, कटी यानी कमर, छीन यानी कमजोर है, तेरी कमर कमजोर क्यों है, ये पूछा किसने? आलम ने। और अपने दुपट्टे की जो कॉर्नर था उसमें एक चिट्ठी में लिख करके, और चिट्ठी में लिख करके उसमें बांध दिया कि जब ये रंगेगी तो इस चिट्ठी को पढ़ लेगी। और ये लाइन लिखी थी आलम ने, कनक छुरी सी कामनी, यानी कनक जैसे छुरी आंखों की जो चलाती हो तुम, है ना, हे कामनी काहे को कट छीन, तेरी कमर कमजोर क्यों है, पतली क्यों है। तो ये लिखा आलम ने। तो जब उसने दुपट्टा रंग के वापस भेजा, तो उसकी आलम की जो प्रेमिका थी वो रंगरेजिन थी, और वो रंगरेजिन रंगने वाली, उसने भी लिख दिया कि कटी को कंचन काट के कुचन मध्य रख दीन। कटी यानी कमर को, कंचन काट करके, यानी मेरी कमर का जो मांस था वो मांस को काट करके भगवान ने मेरे स्तनों के बीच में रख दिया है, स्तनों पर रख दिया, ताकि मेरी जो छाती है वो तो ऊंची है स्तनों से, और कमर है वो मेरी पतली है, इसलिए सुंदर है। तो देखे, कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन, ये तो कहा आलम ने, और इसका जवाब दिया है आलम की प्रेमिका रंगरेजिन ने, कटी को कंचन काट के, कमर को कंचन यानी मांस, कंचन यहाँ मांस है, काट कर कुच यानी स्तन मध्य रख दीन। तो कुचों के मध्य यानी स्तनों के मध्य में रख दी, इसलिए मेरे स्तन ऊंचे हैं, छाती ऊंची है, कमर मेरी पतली है। समझ में आ गई? दोनों पंक्तियां पूछी जाती है। अगला देखो, ये दोनों पंक्तियां बहुत ज्यादा बार, बहुत ज्यादा बोलूं मैं, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। लोगन है कवित्त की वो खेल कर जानो है। ये कह रहे हैं कि लोगन ने जो कवित्त जो लिखना है उसको खेल जान रखा है। तो ये तो कहा है ठाकुर ने। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ये तो कहा है ठाकुर ने, कि ये पंक्ति ध्यान रखेंगे, लोगन कवित्त की वो खेल कर जानो है। यहाँ खेल की बात आए ना तो आप ध्यान रखेंगे ठाकुर की पंक्ति है। लेकिन लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत, ये पंक्ति है किसकी है? घनानंद की है। ध्यान रखेंगे, दोनों पंक्ति अति महत्वपूर्ण है, आएगी ही, यहां से आती ही है। तो लोगन कवित्त की वो खेल कर जानो है, ठाकुर की पंक्ति है। किसकी है? ठाकुर की। और लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत, ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की पंक्ति है। तो देखो, ये जो चार पंक्ति है ये एक जैसी है, लेकिन चारों अलग अलग है। कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन, आलम की है। कटी को कंचन काट के कुचन मत धर दीन, ये आपकी आलम की प्रेमिका की है। लोगन कवित्त की वो खेल कर जानो है, ये ठाकुर की है। और लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत, ये है घनानंद की। क्लियर है? बिल्कुल। आगे देखिए, रनित भंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। यहाँ एक वायु का वर्णन बिहारी ने किया है।
मंद मंद आवत चलो, धीरे धीरे आ रहा है कुंजर कुंज समीर, कुंजर कुंज समीर, कुंजों में होके गुजरता हुआ समीर यानी वायु आ रही है। रनित भृंग घंटावली, धीरे धीरे घंटा की तरह आवाज आ रही है छन छन की, झरत दान मधुनीर, और ऐसे लग रहा है जैसे मधु नीर झरता जा रहा है। मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर, यहाँ वायु की जो धीमी धीमी जो चाल है उसका वर्णन किया है किसने? बिहारी ने। ध्यान रखेंगे साथियों। तो व्रणित भृंग घंटावली, झरतिदान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। अगर मैं अर्थ बताने लगूंगा तो आपका फिर ये एक पद पढ़ाना ही हो जाएगा, आपको केवल यहाँ पंक्तियां याद रखनी साथियों, है ना? मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। तो रनित भृंग घंटावली, झरतदान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर, ये किसकी पंक्ति है? बिहारी की पंक्ति है। क्लियर है? बिल्कुल एकदम सरल है। अगला देखो, नैनन जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करो। अरे ये देखो, ये भी आलमी है, इसकी प्रेमिका छोड़ करके चली गई थी बाद में। तो प्रेमिका तो सबकी ऐसी होती है, ध्यान रखेंगे, इनसे बच कर रहे। प्रेम का मतलब ही, इसका पर्यायवाची ही धोखा है। घनानंद के साथ देख लो, वो भी धोखा दे करके भागी थी, है ना? वो गई नहीं थी उसके साथ में, बेचारा चला गया, नादिर शाह ने उसका हाथ काट दिया, और फिर भी बेचारा सुजान सुजान लिखता रहा। इसी प्रकार से ये आलम को छोड़ करके चली गई थी इसकी प्रेमिका भी, वही जिन्होंने लिखा कि कटी को कंचन काट के कुचन मत दर्दीन, वही भाग गई, है ना? तो उसी के चक्कर में कह रहे हैं कि नैनन जो सदा रहते तिनकी, मेरे नैन सदा उसको देखते रहते, तिनकी यानी उनकी अब कान कहानी सुनो करो। अब कानों से केवल कहानी ही सुनता हूं मैं, अब मेरे सामने वो है नहीं है। तो ये कौन, किसने कहा है? आलम ने कहा है ना? आलम ने कहा है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, समझ जाओगे। तो नैनन जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी, केवल कानों की कहानी ही मैं सुनता रहता हूँ। एक पंक्ति और आती है, वो यही आलम की, जहाँ वो कंकर बीनते रहते हैं, है ना, मिट्टी में से उसकी याद करते रहते हैं। अगला पंक्ति देखेंगे, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। ये देखो, मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत ही कवियों ने कितने सालों पहले ये लिख दिया है कि ये प्रेम का जो पंथ है, ये रास्ता है, ये बहुत कराल महा, बहुत कड़वा है, बहुत कठिन है, तलवार की धार पर चलना है ना? प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, यही कहा है, तलवार की धार पे धावनो, धावना है दौड़ना, और ये कहा है बोधान है। क्या गजब की पंक्ति लिखी है, ये सच लिखा है कितने सालों पहले, जो आज सच हो रहा है कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, वही कहा है। तो प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है, ये किसने कहा है? बोधा ने कहा है। याद हो जाएगा, बहुत ही शानदार जो पंक्तियां थी आपके सामने, मजा आ गया होगा आपको बिल्कुल। और देखिए, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, ये भी बोधा ने कहा है कि मेरी जान जो मिल जाए ना मुझे, मेरी जो ये धोखेबाज होती है ना, ये मिल जाए ना, जान मिले तो जहान, संसार मिल जाए मुझे, नहीं जान मिले, और मेरी जान अगर वो जो मुझे चाहने वाली है वो नहीं मिले, तो जहान यानी संसार कहाँ को, ये संसार भी मेरा कोई काम का नहीं है। तो जान मिले तो जहान मिले, और नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, ये भी किसने कहा है? बोधा ने। गजब की पंक्ति बोधा की दोनों ही, बहुत ही शानदार। देखो, ये भी तलवार की धार पर धावनो है, ये भी बोधा है, और इसके बाद में जान मिले तो जहान मिले, ये भी कौन है? बोधा है। यानी मेरी जो प्रेमिका है वो मिल जाए तो जहान संसार मिल जाएगा, और नहीं जान मिले यानी वो मेरी प्रेमिका मुझे नहीं मिले तो जहान कहाँ को, संसार कोई काम का नहीं है। ये किसने कहा? बोधा ने कहा था साथियों, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां जो आज मैंने पढ़ा दी, शायद ही आपको कोई सवाल इन पंक्तियों में से यदि आता है तो बाहर जाएगा। किससे संबंधित है? ये रीतिकाल से संबंधित है। और अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। ये अभिधा के बारे में, अभिधा शब्द शक्ति को श्रेष्ठ बताया था, और ये बताया था आपका देव ने। किसने बताया था? देव ने। तो देव के बारे में आपको मैंने अभिधा शब्द शक्ति में जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया भी है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, ये है आपकी देव की पंक्ति। तो आज साथियों मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया। कोई भी सहायता के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 99 83 37 42 93 9983374293 पर चर्चा कर सकते हैं आप मेरे साथ में। नमस्कार सभी साथियों को। कैसी रही क्लास? मज़ा ही आ गया होगा आज तो।
तो ध्यान रखेंगे, क्लास के बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा साथियों, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कैसी क्लास चल रही है, क्लास को आगे बढ़ाना है, थोड़ा शेयर करना है, मेरा सहयोग करना है, जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइबर उस पर टाइम पर पहुंचे ताकि मैं आपके सामने लाइव आ सकूं, प्रश्न लेकर आ सकूं, है ना, और आपकी और भी हेल्प कर सकूं। नमस्कार सभी को, धन्यवाद सभी को। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों सभी को, नमस्कार।